हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं डीएनए रेप्लिकेशन, है ना। तो डीएनए रेप्लिकेशन हम लोग बिल्कुल बेसिक से पढ़ने वाले हैं और अच्छे से आराम से तसल्ली से आप कहीं स्थिर जगह पे बैठ जाइए और कॉपी और पेन लेके बैठिए। जो चीज़ यहाँ पे लिखा है तो उसको आपको खुद से भी लिखना है। जो बच्चे बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, वो भी इस वीडियो को देखें। या अगर जो नीट की तैयारी कर रहे हैं या कोई अदर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बायो से रिलेटेड, तो उनके लिए भी ये वीडियो है। तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। तो हेडिंग लगाइए क्या डीएनए रेप्लिकेशन। ओके, चलिए अच्छा एक चीज़ याद कर लेते हैं। फ्रांसिस क्रिक नाम के एक साइंटिस्ट थे, फ्रांसिस क्रिक, है ना। ये दिए थे सेंट्रल डोग्मा। ये क्या दिए थे? सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा ना क्या है, जैसे देखिए सेंट्रल डोग्मा थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट करेंगे। ये बोले थे डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होता है। डीएनए से आरएनए का बनने का प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, पता है हम सबको? ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन। अच्छा, आरएनए से क्या बन जाता है? फिर प्रोटीन बन जाता है। क्या बनता है आरएनए से? प्रोटीन। इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या? ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन। और फिर डीएनए से डीएनए भी बन जाता है। क्या बन जाता है? डीएनए से डीएनए ही बन जाता है। तो इसी को बोलते हैं रेप्लिकेशन। क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन बोलते हैं या डीएनए रेप्लिकेशन बोलते हैं, एक ही बात है। मतलब फॉर्मेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम डीएनए इज कॉल्ड डीएनए रेप्लिकेशन। तो हम लोग को जो पढ़ना है ये हम लोग इसी को पढ़ेंगे, डीएनए रेप्लिकेशन को। फिर अदर वीडियो में हम लोग ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस देखेंगे, फिर ट्रांसलेशन प्रोसेस देखेंगे। तो फिलहाल हम लोग देखने वाले हैं डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस। ओके, चलिए ये कौन दिए थे? इस चीज़ को बताने वाले साइंटिस्ट कौन थे? फ्रांसिस क्रिक। ये सेंट्रल डोग्मा कौन दिए थे? फ्रांसिस क्रिक। फ्रांसिस क्रिक साहब, है ना। चलिए अच्छा, एक प्रोसेस और होता है, जैसे डीएनए से आरएनए को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। अगर इसका रिवर्स हो जाए, आरएनए से डीएनए बन जाए, तो फिर इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या? देखिए ट्रांसक्रिप्शन का क्या हो गया? रिवर्स हो गया। ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से आरएनए बनता था, लेकिन यहाँ बोलता है आरएनए से डीएनए। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। आपके एनसीईआरटी बुक में ये क्वेश्चन भी दिया हुआ है। अगर इसका रिवर्स हो जाए, आरएनए से डीएनए बनने लगे, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और ये जो प्रोसेस होता है जनरली हम लोग को वायरसेस वगैरह में देखने को मिलता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। चलिए हम लोग ये स्टार्ट करते हैं रेप्लिकेशन। आज हम लोग को क्या पढ़ना है? डीएनए रेप्लिकेशन। ओके, तो चलिए स्टार्ट की हेडिंग लगा दिए डीएनए रेप्लिकेशन। इसमें लिखिए, इसको नोट कर लीजिए। पॉज करना है, पॉज करके वीडियो को इसको नोट कर लेना है, फिर आगे बढ़ना है। अच्छा, हम लोग 11th क्लास में एक चैप्टर पढ़े थे, सेल साइकिल। क्या पढ़े थे? सेल साइकिल एंड डिवीजन। क्या याद है आप लोगों को? उस चैप्टर में बताए थे वो जो फेज होता है इंटरफेस, एक होता है इंटरफेस, एक होता है एम फेज। इंटरफेस में भी 3 फेज होता है, G1 फेज, S फेज, G2 फेज। इनमें से किस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है ना। हम लोग 11th में बस लर्न कर लेते हैं, जान लेते हैं, अच्छा इस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन कर लेता है। तो यहाँ हम लोग को डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में डिटेल में पढ़ना होता है क्लास 12 में। लेकिन ये याद रखना जरूरी है सेल साइकिल के किस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। तो बताइए, जरा सा दिमाग पे जोर डालिए और सोचिए कौन सा फेज था। 11th में पढ़े थे, उतनी भी पुरानी बातें नहीं हैं। अगर आप 12th में अभी हैं तो 1 साल पहले की बात है ना। तो कौन से फेज में होता है डीएनए रेप्लिकेशन? ये होता है आपको एस फेज में।
डीएनए रेप्लिकेशन कौन से फेज होता है? एस फेज ऑफ इंटरफेज। इंटरफेज के एस फेज में क्या होता है? डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। चलिए उसी, ये तो क्या होता है यूकैरियोट में, ये क्या होता है? एस फेज किस में होता है? यूकैरियोट में। और आपको प्रोकैरियोट में, अगर प्रोकैरियोट की बात करें तो इसमें डीएनए रेप्लिकेशन कब होता है? अगर कोई बैक्टीरिया है, अगर उसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए है तो उसमें भी रेप्लिकेशन होगा डीएनए का, तो वो कब होगा? अब उसमें तो G1 S G2 ये सब फेज होता नहीं है, तो उसमें डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है जस्ट प्रायर टू फ्यूजन। एनसीईआरटी का लाइन है, डीएनए रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट टेक प्लेस इन जस्ट प्रायर टू फ्यूजन। इसका मतलब क्या हो गया? देखिए प्रोकैरियोट वगैरह जो होता है ये जनरली बाइनरी फ्यूजन करता है। क्या करता है बोलिए? बाइनरी फ्यूजन करता है। तो बाइनरी फ्यूजन से जस्ट पहले, मतलब फ्यूजन से जस्ट पहले जो होता है इसका डीएनए रेप्लिकेशन होता है। वहीं यूकैरियोट की बात करें तो डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ पे होता है? एस फेज। एस फेज ऑफ सेल साइकिल, या अच्छे से बोले तो एस फेज ऑफ इंटरफेज ऑफ सेल साइकिल, है ना। सेल साइकिल के इंटरफेज के एस फेज में आपका डीएनए रेप्लिकेशन होता है। वहीं अगर प्रोकैरियोट की बात करें तो डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ होता है? जस्ट प्रायर टू फ्यूजन, है ना, मतलब बाइनरी फ्यूजन से जस्ट पहले। ओके चलिए इसको हम लोग लिख लेते हैं, बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं स्टार्टिंग से, है ना। थोड़ा बहुत 11 का बातें थे जो 11 में पढ़े थे हम लोग यहाँ पे रिवाइज कर लिए, उसको 1-2 पॉइंट में लिख लेंगे। फिर हम लोग धीरे धीरे 12th में फिर आएंगे, धीरे धीरे क्या अब 12th में ही जंप कर रहे हैं, फिर यहाँ पे अब अच्छे से पढ़ेंगे स्टार्टिंग से बिल्कुल। इसमें लिख लीजिए इन यूकैरियोट रेप्लिकेशन टेक प्लेस इन एस फेज। इन, ये चल नहीं रहा, दूसरा ले लेता हूँ। इन यूकैरियोट्स डीएनए रेप्लिकेशन takes place in एस फेज। कौन से फेज में? एस फेज। अच्छा ये एस फेज में एस का क्या मतलब होता है बताइए, सोचिए जरा, है ना। 11 कीजिए। एस का क्या फुल फॉर्म हुआ? एस का एक्सपेंडेड फॉर्म क्या हुआ? कमेंट में बताइए आप, है ना। मैं देखूंगा, कमेंट चेक करूंगा किसका ये सही है। एस फेज मतलब क्या है इससे? चलिए अच्छा ये तो क्या हो गया यूकैरियोट में। अच्छा अगर प्रोकैरियोट की बात करें तब डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ होता है? बता चुके अभी जस्ट। इन प्रोकैरियोट्स डीएनए रेप्लिकेशन takes place just prior to fusion, है ना। इसको अंडरलाइन कर लीजिए। यूकैरियोट की बात करें तो एस फेज, प्रोकैरियोट की बात करें तो जस्ट प्रायर टू फ्यूजन। हिंदी में इसका मतलब भी लिख लीजिए, अक्सर बच्चा को कन्फ्यूजन, जस्ट प्रायर टू फ्यूजन का क्या मतलब हो गया? एनसीईआरटी में इसी तरह लिखा हुआ जस्ट प्रायर टू फ्यूजन। इसका मतलब होता है फ्यूजन से जस्ट पहले, फ्यूजन से जस्ट पहले आपका क्या होगा? डीएनए रेप्लिकेशन होगा। डीएनए रेप्लिकेशन हो जाता है, उसके बाद फ्यूजन के द्वारा वो एक सेल 2 सेल में डिवाइड कर लेता है, बाइनरी फ्यूजन जिसको बोलते हैं। चलिए अच्छा देखिए ये जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है ये सेमी कंजर्वेटिव होता है। ये क्या होता है? सेमी कंजर्वेटिव। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज सेमी कंजर्वेटिव। इसका क्या मतलब हो गया? अच्छा कंजर्वेटिव मतलब क्या होता है? कंजर्व रहना, है ना, वो चीज़ वैसा ही सेव रहना। और सेमी मतलब आधा, मतलब आधा ही कंजर्व रहता है, इसलिए बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। आधा तो पेरेंटल डीएनए रहेगा और आधा जो है वो न्यू डीएनए आ जाएगा। क्या आ जाएगा? न्यू डीएनए आ जाएगा। इसको समझते हैं अच्छे से। लिखिए यहाँ पे मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, समझ में आ रहा है? चलिए मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन में लिखना है डीएनए रेप्लिकेशन
डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। अच्छा, डीएनए जो होता है ये कितना स्टैंडर्ड होता है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। जनरली क्या होता है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। ये जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, इसका मतलब हुआ डीएनए का 2 स्ट्रैंड होता है, इस तरह से एंटी पैरेलल मूव करता है ना। तो ये 2 स्ट्रैंड में से एक स्ट्रैंड तो बिल्कुल वही रहता है पेरेंटल, और एक नया स्ट्रैंड आके फिर से एक नया डीएनए बना देता है। इस तरह से समझिए, यहाँ पे बनाते हैं। यही होता है सेमी कंजर्वेटिव। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या? सेमी कंजर्वेटिव। मान लेते हैं ये डीएनए, ये क्या है? डीएनए। ये जो डीएनए होगा है ना, ये अभी क्या है? डबल स्टैंडर्ड होगा। ये क्या होगा? मान लेते हैं स्टेप 1। सबसे पहले क्या होता है, उसको स्टेप 1 में बोल देता हूँ, अनवाइंडिंग होगा, है ना। ये डीएनए रेप्लिकेशन का मेथड बता रहे हैं ना, मेथड्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, इसको हम लोग पढ़ रहे हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? अनवाइंडिंग होता है। अच्छा, ये अनवाइंडिंग का क्या मतलब हो गया? ये जो दोनों स्ट्रैंड है जो कि कंबाइन किया हुआ है, ये अब सेपरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेपरेट हो जाएगा। इसका मैकेनिज्म हम लोग बाद में अच्छे से समझेंगे, फिलहाल इतना समझना है, ये जो 2 स्ट्रैंड है ये क्या हो जाएगा? सेपरेट हो जाएगा, अनवाइंड हो जाएगा। इसी स्टेप को बोलते हैं अनवाइंडिंग स्टेप ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। चलिए, ये सेपरेट होके कुछ इस तरह से बन गया। ओके, ये दोनों पहले इस तरह से कॉइल्ड फॉर्म में था, अब ऐसा होके अनवाइंडिंग होके ऐसा हो गया। चलिए, अब जो होता है स्टेप सेकंड में, स्टेप सेकंड बोलते देते हैं इसको, स्टेप सेकंड। इसमें क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ न्यू चेन। इसमें क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ नया चेन बनेगा। इसमें लिख लीजिए फॉर्मेशन ऑफ न्यू चेन, है ना। ये फॉर्मेशन ऑफ न्यू चेन का क्या मतलब हुआ? देखिए, ये जो 2 स्ट्रैंड बना है, ये जो डीएनए का दोनों स्ट्रैंड्स अनवाइंड होकर सेपरेट हो गया है, ये एक स्ट्रैंड एक नया चेन बना है, एक नया डीएनए मॉलिक्यूल बनाएगा, और ये एक स्ट्रैंड एक नया डीएनए मॉलिक्यूल बनाएगा। अब ये कैसे बनता है? देखिए, अच्छा बताइए, ये क्या था? ये पेरेंटल डीएनए। ये कैसा डीएनए? पेरेंटल डीएनए। यहाँ भी बिल्कुल अनवाइंडिंग होकर अभी भी पेरेंटल है। अब यहाँ पे देखिए, एक तो पेरेंटल है और एक न्यू स्ट्रैंड आ गया। ये जो रेड कलर का दिख रहा है, ये है न्यू स्ट्रैंड, और ये जो है ये है पेरेंटल स्ट्रैंड, पेरेंटल स्ट्रैंड। अब हो गया डीएनए डबल स्ट्रैंडेड। ये समझ में आया? या इसको बोल देंगे न्यू स्ट्रैंड, इसको बोल देंगे ओल्ड स्ट्रैंड। ओल्ड स्ट्रैंड बोल दिए या पेरेंटल स्ट्रैंड बोल दिए, एक ही चीज़ है ना। आप ओल्ड ही लिख लिए, ज़्यादा अच्छा है लिखना। ये न्यू स्ट्रैंड है, ये ओल्ड स्ट्रैंड है। सेम उसी तरह इसमें भी ये जो दिख रहा है, ये न्यू स्ट्रैंड है, ये ओल्ड स्ट्रैंड है। अब आप बताइए, यहाँ एक डीएनए से 2 डीएनए हो गया रेप्लिकेशन मेथड से, और इनमें से कितना, अगर 2 डीएनए है, 2 डीएनए में टोटल कितना स्ट्रैंड होगा? टोटल 4 स्ट्रैंड। एक स्ट्रैंड जो एक डीएनए जो होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है, डबल स्ट्रैंड का है, और 2 डीएनए में टोटल कितना स्ट्रैंड? 4 स्ट्रैंड। अब इस 4 स्ट्रैंड को आप देख के बताइए हमको, इनमें से कितना न्यू स्ट्रैंड है या कितना ओल्ड स्ट्रैंड है ना। इनमें से कितना न्यू स्ट्रैंड है बताइए? 2 न्यू स्ट्रैंड है और 2 क्या है? ओल्ड स्ट्रैंड है। ये कैसा स्ट्रैंड है? ये भी इसमें न्यू स्ट्रैंड है, और ये कैसा स्ट्रैंड है? ये ओल्ड स्ट्रैंड है। ओके, या आप एक ही डीएनए को देख लीजिए, इनमें से एक जो डीएनए बना है नया, है ना, रेप्लिकेशन के बाद, एक तो आपको न्यू स्ट्रैंड है और एक ओल्ड स्ट्रैंड है। इसका मतलब कितना परसेंट या कितना डीएनए पहले वाला कंजर्व रहा, मतलब कितना इसमें ओल्ड स्ट्रैंड है? एक है मात्र, आधा। अगर एक डीएनए है, उनमें से आधा ओल्ड स्ट्रैंड है, आधा न्यू स्ट्रैंड है।
तो इसका मतलब क्या हो गया, आधा ही कंजर्व रहा, आधा ही क्या रहा, कंजर्व रहा। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए जो रेप्लिकेशन होता है ये आपको कैसा मेथड होता है, सेमी कंजर्वेटिव मेथड होता है। सेमी कंजर्वेटिव क्यों बोलते हैं, सेमी मतलब आधा, कंजर्वेटिव मतलब कंजर्व रहना पहले से, तो आधा ही, तो ओल्ड जो है, ओल्ड स्ट्रैंड वो बिल्कुल हाफ है। जितना भी डीएनए बनेगा, अगर यहाँ पे 2 होता तो यहाँ पे 4 बनता, 4 बन जाता, उसमें टोटल 8 स्ट्रैंड होता है ना। 8 स्ट्रैंड में से 4 ओल्ड रहता, 4 न्यू बनता, तो आधा कंजर्व रहा। इसलिए होता है डीएनए रेप्लिकेशन कैसा मेथड है बताइए, डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव मेथड। चलिए इसको लिख लीजिए। सबसे पहले क्या होता है, अनवाइंडिंग होता है, फिर फॉर्मेशन ऑफ न्यू चेन होता है। इसको पॉज करना है, लिखना है। चलिए मैं अब मिटा देता हूँ। चलिए अच्छा, एक क्वेश्चन दे देते हैं आप लोग को, है ना। क्वेश्चन है डीएनए रेप्लिकेशन इन मंकी टेक्स प्लेस इन, है ना। ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है आपको G1 फेज ऑफ सेल साइकिल, G1 फेज। दूसरा G2 फेज। तीसरा ऑप्शन है S फेज। चौथा ऑप्शन दिया हुआ है जस्ट प्रायर टू फ्यूजन। बताइए मंकी में डीएनए रेप्लिकेशन कब होगा, है ना, या कहाँ पे होगा, टेक प्लेस इन वेयर, डीएनए रेप्लिकेशन इन मंकी। अच्छा एक चीज़ सोचिए, जो मंकी जो है ये क्या है, प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट है? ऑब्वियसली ये यूकैरियोट है। ये कैसा ऑर्गेनिज्म है, ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। तो यूकैरियोट में डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ होता है बताइए, इससे पहले जस्ट बताएं, कुछ मिनट पहले बताएं, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है ना। तो डीएनए रेप्लिकेशन आपको यूकैरियोट में कहाँ होता है, यूकैरियोट में जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो होता है किस फेज में, एस फेज ऑफ सेल साइकिल। किस में होता है, एस फेज ऑफ सेल साइकिल। आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। चलिए अब हम इसका दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं। ये तो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट, है ना। दूसरा क्वेश्चन, ये दूसरे क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है ना, मैं चेक करूंगा किसने सही जवाब दिया है। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहे हैं इसमें, तो इस क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं, डीएनए रेप्लिकेशन इन ई कोलाई, क्या कर दिए हैं, ई कोलाई टेक प्लेस इन, सेम ऑप्शन है, ऑप्शन में कुछ चेंजिंग नहीं किए, 1 2 3 4 बिल्कुल सेम ऑप्शन है, बस सवाल मैंने चेंज कर दिया। अब सवाल बोला है डीएनए रेप्लिकेशन इन ई कोलाई टेक्स प्लेस इन, आपको बताना है ई कोलाई में डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ पे होता है, कहाँ पे टेक प्लेस लेता है। तो G1 फेज में होता है, G2 फेज में होता है, S फेज में होता है, या जस्ट प्रायर टू फ्यूजन। इसका जवाब आप बताइए हमको कमेंट सेक्शन में। चलिए अब क्वेश्चन लिख लीजिए। ठीक है, अब आगे लिखिए। ये जो है डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है ये सेमी कंजर्वेटिव होता है। कैसा होता है, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। देखिए एक थे वाटसन एंड क्रिक साहब, है ना।
वाटसन और क्रिक साहब जो थे ये आइडिया दिए थे। ये क्या दिए थे? आइडिया दिए थे कि अच्छा डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है ना वो सेमी कंजर्वेटिव होता है। वो कैसा होता है बोलिए? सेमी कंजर्वेटिव था। लेकिन इस बात को वो एक्सपेरिमेंटली प्रूफ नहीं कर पाए थे। डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है ये सेमी कंजर्वेटिव होता है, ये बात सही है, लेकिन ये बात जो बताए थे, आइडिया जो दिए थे, वो साइंटिस्ट कौन थे? वो दो साइंटिस्ट थे, वाटसन साहब और क्रिक साहब। मतलब वाटसन एंड क्रिक गेव द आइडिया ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन अकर सेमी कंजर्वेटिव या सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। दिस आइडिया वाज गिवन बाय वाटसन एंड क्रिक, बट these two scientists did not proved it experimentally। तो इसको एक्सपेरिमेंटली किसने प्रूव किया, है ना? तो इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किए थे दो साइंटिस्ट, मेसेल्सन एंड स्टॉल, है ना? मेसेल्सन एंड स्टॉल जो थे ये इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किए थे। ये अपना जो एक्सपेरिमेंट किए थे वो किस में किए थे? ई कोलाई पे। किस में किए थे? ई कोलाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, नीट वगैरह अक्सर पूछा जाता है। मेसेल्सन एंड स्टॉल जो अपना एक्सपेरिमेंट किए थे ये किस चीज़ पे किए थे? ई कोलाई पे किए थे या बैक्टीरिया पे किए थे, है ना? ई कोलाई क्या है? एक बैक्टीरिया है। दूसरी चीज ये जो यूज किए थे ये आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन, क्या यूज किए थे? नाइट्रोजन का एक लाइट आइसोटोप लिए थे, एक हेवी आइसोटोप लिए थे। लाइट आइसोटोप का मतलब N14, हेवी आइसोटोप का मतलब N15। आइसोटोप क्या होता है पता है? केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में भी, 12th में आप पढ़िएगा आइसोटोप। चलिए दूसरा है ना, ये जो थे यूज किए थे सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट कंसंट्रेशन, है ना? सीजियम क्लोराइड का ये सॉल्यूशन यूज किए थे डेंसिटी ग्रेडियंट कंसंट्रेशन के लिए। चलिए अच्छा, इसी चीज को एट क्रोमोसोमल लेवल, है ना, इट इज प्रूव्ड बाय टेलर, है ना? ये जो होता है कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, फिर टेलर साहब जो बताए थे, है ना, ये बोले थे एट क्रोमोसोमल लेवल, है ना, यानी क्रोमोसोमल ऑल्सो रेप्लिकेट सेमी कंजर्वेटिवली। तो ये चीज़ को बताए थे कौन? टेलर साइंटिस्ट। ये जो अपना एक्सपेरिमेंट किए थे ये किस में किए थे बताइए? विसिया फावा, है ना, एक तरह का ये पी का स्पेसीज है, विसिया फावा बीन्स, है ना, विसिया फावा। ये जो यूज किए थे ये रेडियो एक्टिव थायमिडीन का यूज किए थे। किसका यूज किए थे? रेडियो एक्टिव थायमिडीन। कौन? टेलर साहब एट क्रोमोसोमल लेवल। लेकिन डीएनए लेवल पे जब बात करते हैं, डीएनए रेप्लिकेट सेमी कंजर्वेटिवली, इसको बताए थे कौन? वाटसन एंड क्रिक साहब। आइडिया दिए थे वाटसन एंड क्रिक साहब और एक्सपेरिमेंटली प्रूव किए थे इसको मेसेल्सन एंड स्टॉल साहब। मेसेल्सन एंड स्टॉल साहब अपना एक्सपेरिमेंट किस पे किए थे? ई कोलाई पे। किस पे किए थे? ई कोलाई पे। उसके एक्सपेरिमेंट को हम लोग बहुत अच्छे से अभी बोर्ड पे समझे, लेकिन इतना बात आपको ध्यान में होना चाहिए, है ना? सबसे पहली चीज आइडिया ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन अकर सेमी कंजर्वेटिव मोड, ये आइडिया किसने दिया था? वाटसन एंड क्रिक, है ना? दूसरी चीज ये जो होता है डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव मोड में होता है या मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। तो ये जो है इसको एक्सपेरिमेंटली कौन प्रूव किए थे? कौन किए थे बताइए? मेसेल्सन एंड स्टॉल। मेसेल्सन एंड स्टॉल साहब किए थे। किसमें किए थे? मेसेल्सन एंड स्टॉल साहब जो अपना एक्सपेरिमेंट है ये किस ऑर्गेनिज्म पे किए थे? तो कौन से ऑर्गेनिज्म पे किए थे बताइए? ई कोलाई। किस पे किए थे? ई कोलाई। बस इतना बात अगर आपको ध्यान में है तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आता। यही तो पूछता है डीएनए रेप्लिकेशन का आइडिया किसने दिया? ये डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव मोड में होता है, तो इस बात को एक्सपेरिमेंटली किसने प्रूव किया? ये मेसेल्सन एंड स्टॉल साहब जो थे ये अपना एक्सपेरिमेंट किस चीज पे किए थे? बस इस तरह के क्वेश्चन आते हैं नीट वगैरह में। चलिए अब इसको हम लोग क्या करते थे? लिख लेते हैं। सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, है ना? दिस आइडिया वाज गिवन बाय वाटसन एंड क्रिक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए इसमें। इट इज प्रूव्ड बाय मेसेल्सन एंड स्टॉल, है ना? कॉमा देके लिख लीजिए। दे वर्कड ऑन ई कोलाई बैक्टीरिया, है ना? ई कोलाई का एक
प्रोकैरियोट है, बैक्टीरिया, उस पर अपना वर्क किए थे, है ना। बाय यूजिंग आइसोटॉप्स ऑफ नाइट्रोजन, ऐसे लिख ले, बाय यूजिंग लाइट एंड heavy isotopes of नाइट्रोजन, या इस ऐसे बोल सकते हैं बाय यूजिंग 2 आइसोटॉप्स ऑफ नाइट्रोजन। कौन कौन सा? एक लाइट आइसोटॉप लिए थे जो क्या था N14, दूसरा N15। आइसोटॉप क्या होता है? जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो, मास नंबर क्या हो? डिफरेंट हो। एटॉमिक नंबर सेम है दोनों का, नाइट्रोजन का 7, लेकिन मास क्या है? डिफरेंट है। तो ये दोनों क्या है? आपस में आइसोटॉप है। यहाँ पे लिख लीजिए एक पॉइंट और, मेसेल्सन एंड स्टॉल यूज्ड, है ना, मेसेल्सन एंड स्टॉल यूज्ड सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। सीजियम क्लोराइड CaCl, सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन। चलिए, अच्छा इतना लिख लीजिए, 1-2 पॉइंट और बता देंगे टेलर के बारे में। लिख लिए, इसको मिटा देते हैं। चलिए, बस इतना ही बात इसमें थोड़ा इंपॉर्टेंट है। साइंटिस्ट वगैरह का क्या नाम याद रखना है? ये जो होता है मोड्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव जो होता है, ये आइडिया दिए थे कौन? वाटसन एंड क्रिक। बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है ना। ऐसा नहीं सोचना है कि सर इरिटेट कर रहे हैं, बार बार क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको बहुत चीज़ यहीं पे लर्न हो जाए। फिर बाद में जब आप रिवाइज कीजिए बिल्कुल ज़्यादा टाइम नहीं लगे, क्योंकि बहुत बार तो आप यहीं पे सुन चुके हैं। जब तक आप वीडियो देखिएगा मैं 4-5 बार तो बोल चुकूँगा ये चीज़ों को, तो आपको ध्यान में रहेगा। चलिए, ये चीज़ लिख लीजिए, क्रोमोजोम also replicate semi conservatively this idea was given by टेलर। क्या नाम था साइंटिस्ट का? टेलर। ये साइंटिस्ट का ही नाम है ना, टेलर। ये कोई वो टेलर नहीं है जो कपड़ा वपड़ा सीता है, ये साइंटिस्ट का नाम है टेलर, है ना। और इस बात को ये प्रूव भी किए थे। ये कौन किए थे? प्रूव्ड किए थे। या आप बेहतर होगा ये लिख लीजिए, दिस इज प्रूव्ड बाई chromosome also replicates semi conservatively, this is proved by टेलर, है ना। ये जो टेलर साहब थे ये किस पे अपना वर्क किए थे, है ना। he worked on विसिया फावा। ये कोई प्लांट नहीं, ये कोई प्लांट का नाम है ना, विसिया फावा, एनिमल नहीं है ना, ये प्लांट है। एक फावा बीन्स होता है पी जेनस का, तो उसका है ये, है ना, फावा बीन्स, उसी को बोलते हैं विसिया फावा। कहीं कहीं आपको फावा बीन्स भी लिखा रहता है, तो कन्फ्यूज नहीं करना है। वो पूछते टेलर साहब जो है ये अपना एक्सपेरिमेंट किस पे किए थे, तो फावा बीन्स पे किया था या विसिया फावा पे किए थे। चलिए, ये किस चीज़ का यूज़ किए थे? ये यूज़ किए थे रेडियो एक्टिव थायमिडीन का। किसका यूज किए थे? ही यूज्ड रेडियो
एक्टिव थायमिडीन। समझ में आया? देखिए क्या ध्यान में रखना है, डीएनए जो होता है वो रेप्लिकेट करता है सेमी कंजर्वेटिवली, है ना, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन या सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। ये आइडिया किसने दिया? वाटसन एंड क्रिक साहब। कौन दिए थे? वाटसन एंड क्रिक साहब। दूसरी चीज, ये जो आइडिया दिए थे सिर्फ वाटसन एंड क्रिक साहब, कोई एक्सपेरिमेंट करके ये नहीं बताए थे कैसे रेप्लिकेट होता है, बस बोले थे, ये आइडिया दिए थे, अपना विचार रखे थे कि डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है ये जो सेमी कंजर्वेटिवली होता है ना, इस मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। दिस आइडिया वाज गिवन बाय वाटसन एंड क्रिक। इसको जो प्रूफ किए थे इस बात को कि डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है, इस बात को जो प्रूफ किए थे वो साइंटिस्ट कौन थे? मेसेल्सन एंड स्टॉल, है ना। मेसेल्सन एंड स्टॉल इस बात को एक्सपेरिमेंट करके प्रूफ कर दिए थे। हाँ सही बात है, वाटसन एंड क्रिक साहब जो बात बोले ये बिल्कुल सत्य है ना, कि डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है? सेमी कंजर्वेटिव होता है। अब क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है, मेसेल्सन एंड स्टॉल जो है ये अपना एक्सपेरिमेंट किस ऑर्गेनिज्म पे किए थे? तो किस पे किए थे बताइए? इकोलाई। किस पे किए थे? इकोलाई पे, है ना। क्या यूज किए थे ये, है ना, ये जो यूज किए थे आइसोटॉप्स ऑफ नाइट्रोजन, लाइट एंड हेवी आइसोटॉप्स ऑफ नाइट्रोजन, है ना, इसका यूज किए थे। और डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए ये सीजियम क्लोराइड का सॉल्यूशन यूज किए थे। ओके चलिए, फिर बाद में एक साइंटिस्ट आए टेलर साहब, वो बोले देखिए ये तो डीएनए जो होता है ये सेमी कंजर्वेटिवली रेप्लिकेट करता है, सही बात है, लेकिन क्रोमोसोम भी जो होता है इसका भी रेप्लिकेशन आपको सेमी कंजर्वेटिव मोड से होता है ना। क्रोमोसोम ऑल्सो रेप्लिकेट सेमी कंजर्वेटिवली। इट वाज प्रूव्ड बाय टेलर। इट वाज प्रूव्ड बाय टेलर। टेलर साहब जो है ये अपना एक्सपेरिमेंट किस पे किए बताइए? ये अपना एक्सपेरिमेंट किए थे विसिया फावा पे। किस पे किए थे? विसिया फावा पे। ये यूज किए थे रेडियो एक्टिव थायमिडीन का। किसका यूज किए थे? रेडियो एक्टिव थायमिडीन का। और मेसेल्सन स्टॉल साहब जो थे ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का यूज नहीं किए थे, ये तो सिर्फ हेवी आइसोटॉप का, लाइट एंड हेवी आइसोटॉप का यूज किए थे। वो रेडियो एक्टिविटी का, कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का यूज नहीं किए थे। ये जो नाइट्रोजन का आइसोटॉप जो आपको लिखा N14 N15 ये इनमें से कोई सा भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस नहीं है। हाँ, एक का मास कम है इसलिए उसको बोलते हैं लाइट आइसोटॉप, एक का मास ज़्यादा है इसलिए उसको बोलते हैं हेवी आइसोटॉप। ये बात को ध्यान में रखिएगा, है ना। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का मेसेल्सन एंड स्टॉल साहब यूज नहीं किए थे, हाँ टेलर साहब यूज किए थे, रेडियो एक्टिव थायमिडीन का यूज किए थे। चलिए अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब जो एक्सपेरिमेंट करके कैसे इस बात को प्रूफ किए थे कि मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है। कौन? मेसेल्सन एंड स्टॉल। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं मेसेल्सन एंड स्टॉल का एक्सपेरिमेंट। ओके, यहाँ तक समझ में आया? अगर कोई भी डाउट हो तो आपको बेझिझक कमेंट सेक्शन में, है ना, अपना क्वेश्चन आप रख सकते हैं। आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी विचार हो, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रहा है बायोलॉजी से रिलेटेड कहीं भी, चाहे 11th हो 12th हो, है ना, तो आप क्या करें कमेंट में ज़रूर लिखें, है ना, तो कोशिश किया जाएगा आपके सवाल का जवाब दूँ। चलिए अब हेडिंग लगाइए मेसेल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट, है ना। ये क्या किए थे मेसेल्सन एंड स्टॉल साहब? ये जो होता है डीएनए का जो रेप्लिकेशन का मोड होता है ये सेमी कंजर्वेटिव होता है ना, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, इसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूफ किए थे। इनका एक्सपेरिमेंट को समझिए। देखिए ये क्या होता है, आपको दो आइसोटोप लिए थे नाइट्रोजन का, है ना, एक N14 और एक N15। जो N14 है इधर कहीं पे लिख लीजिए, जो N14 है ये आपको लाइट आइसोटोप है। ये क्या है? लाइट आइसोटोप। अगर किसी डीएनए में के दोनों स्ट्रैंड में N14 हो तो उससे ये समझेंगे वो जो डीएनए होगा वो लाइट डीएनए होगा। कैसा डीएनए होगा? लाइट डीएनए होगा, या उसी को हम लोग नॉर्मल डीएनए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉर्मल डीएनए, मतलब उसका दोनों स्ट्रैंड जो है उसमें क्या है? N14 वाला आइसोटोप है नाइट्रोजन का। अगर और एक आइसोटोप लिए थे N15, इसको बोलते हैं हेवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन, हेवी आइसोटोप। अगर किसी डीएनए के दोनों स्ट्रैंड में N15 नाइट्रोजन है, N15 नाइट्रोजन है, इसका मतलब वो जो डीएनए होगा ये आपको हेवी डीएनए होगा। कैसा डीएनए होगा?
हेवी डीएनए होगा। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है डीएनए का एक स्ट्रैंड में N14 हो, दूसरे स्ट्रैंड में N15 हो। अगर ऐसा हो तो उसको बोलेंगे हाइब्रिड डीएनए। क्या बोलेंगे उसको? हाइब्रिड डीएनए। यही चीज़ है, देखिए ये जो डीएनए है इसका दोनों ही स्ट्रैंड, इसका जो है दोनों ही स्ट्रैंड आपको N14 और N14 है। दोनों स्ट्रैंड क्या है? N14 है और N14 है। चलिए, ये चल नहीं रहा है सही से, कोई दिक्कत नहीं। N14 है, N14 है। जब दोनों ही N14 और N14 होगा तो उस केस में हम लोग बोलेंगे कि ये कैसा डीएनए है? लाइट डीएनए है, या इसी को बोलते हैं हम लोग नॉर्मल डीएनए। नॉर्मल डीएनए में ये लाइट आइसोटोप होता है नाइट्रोजन का, हेवी आइसोटोप नहीं होता। चलिए, अगर एक जो स्ट्रैंड है उसमें N14 है, दूसरे स्ट्रैंड में डीएनए का N15 है, इसका मतलब क्या? ये हाइब्रिड हो गया। इसको क्या बोलेंगे? हाइब्रिड डीएनए। अगर दोनों में ही N15 है तो इसको बोलेंगे हेवी डीएनए। क्या बोलेंगे? हेवी डीएनए, क्योंकि इस डीएनए के दोनों स्ट्रैंड में हेवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन है। ये चीज़ समझ में आया? If both strand of DNA contain light isotope of nitrogen, then the DNA is called light DNA. Normal DNA. It is also called normal DNA. If one strand of DNA contain light isotope of nitrogen and other strand contain heavy isotope of nitrogen, then the DNA is known as hybrid DNA. If both strand of DNA contain heavy isotope of nitrogen, it is called हेवी डीएनए। इट इज कॉल्ड हेवी डीएनए। इसको चाहिए तो लिख लीजिए, या इससे आप समझ भी सकते हैं। अच्छा, इनको जो सेपरेट किए थे, कैसे पता किए कि ये लाइट डीएनए है, ये हेवी डीएनए है, ये हाइब्रिड डीएनए है? इसको डेंसिटी ग्रेडियंट के मेथड से, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन के मेथड से सेपरेट। सीजियम क्लोराइड का एक सॉल्यूशन लिए थे, उसके बाद डेंसिटी के आधार पे इन तीनों डीएनए का मिशेल्सन एंड स्टॉल साहब क्या किए थे? पता किए थे कौन सा लाइट डीएनए है, कौन सा हेवी डीएनए है, कौन सा हाइब्रिड डीएनए है। अब आप सोचिए, जिसका मास ज़्यादा होगा, जिसका क्या होगा? मास ज़्यादा होगा, वो कहाँ रहता है? नीचे में रहता है। क्यों? क्योंकि उसका डेंसिटी ज़्यादा होगा। डेंसिटी बराबर क्या होता है? मास अपन वॉल्यूम, मतलब मास डेंसिटी का डायरेक्ट रिलेशन है। अगर मास ज़्यादा है तो डेंसिटी ज़्यादा है, डेंसिटी ज़्यादा है तो वो चीज़ नीचे पाया जाएगा। उसके ऊपर क्या होगा? उससे जो कम मास रहेगा। सबसे ऊपर क्या होगा? जो सबसे कम मास रहेगा। अब आप बताइए, इन तीनों टाइप के डीएनए में, तीन तरह का डीएनए पहले, नॉर्मल डीएनए, हाइब्रिड डीएनए और हेवी डीएनए, इन तीनों में सबसे ज़्यादा कौन से डीएनए का मास होगा? हेवी डीएनए का, ऑब्वियसली, क्योंकि इनके में दोनों ही स्ट्रैंड जो है उसमें N15 है, हेवी आइसोटोप है। सबसे ज़्यादा किसका मास होगा? हेवी डीएनए का। तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसका होगा? हेवी डीएनए का। तो सबसे नीचे जो जार में रहेगा कौन सा डीएनए रहेगा? हेवी डीएनए। ये चीज़ समझ में आया? क्लियर है? उसी तरह उसके बाद इसका जो मास रहेगा इन दोनों के बीच में रहेगा, हाइब्रिड डीएनए का। नॉर्मल से ज़्यादा मास होगा, हेवी डीएनए से कम मास होगा, तो ये बिल्कुल इसका डेंसिटी भी इन दोनों के बीच में रहेगा। तो इसका डेंसिटी बीच में रहेगा तो इन दोनों के बीच में कहीं मिलेगा, तो इधर है हाइब्रिड डीएनए। और जो लाइट डीएनए रहेगा इसका मास सबसे कम होगा। इसका मास क्या होगा? सबसे कम होगा। जब इसका मास सबसे कम होगा, ये सबसे ऊपर पाया जाएगा। ओके, क्लियर है? तो क्या है, मिशेल्सन स्टॉल साहब इसका कैसे पता किए थे? सीजियम क्लोराइड, इसको क्या पढ़ते हैं? सीजियम क्लोराइड, है ना। ये दूसरा ले लेता हूं मैं। सीजियम क्लोराइड। तो सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन से वो ये पता लगाए थे कौन सा डीएनए हेवी डीएनए है, कौन सा डीएनए हाइब्रिड डीएनए है, कौन सा डीएनए लाइट डीएनए। ओके, चलिए, बहुत बढ़िया। अच्छा, इसका कुछ पॉइंट लिख दिए है ना, आगे फिर लिखाते रहेंगे। क्या है? वही चीज़ जो बताया है, मिशेल्सन स्टॉल एक्सपेरिमेंटली प्रूव द सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, है ना। दे यूज लाइट एंड हेवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन। दे परफॉर्म दियर एक्सपेरिमेंट ऑन ई कोलाई। ई कोलाई क्या है? एक बैक्टीरिया है। ई कोलाई क्या है? बैक्टीरिया है। चलिए आगे देखते हैं, इतना नोट कर लीजिए। देखिए, इसको समझिए। कोई कल्चर मीडियम है, कोई क्या है? कल्चर मीडियम है, जिसमें NH4Cl है ना का सॉल्यूशन है।
अमोनियम क्लोराइड, इसको क्या पढ़ते हैं, अमोनियम क्लोराइड का सॉल्यूशन। और यहाँ जो अमोनियम क्लोराइड में नाइट्रोजन जो है वो हेवी नाइट्रोजन है। कैसा नाइट्रोजन है, हेवी नाइट्रोजन है। और इसमें जो डीएनए का कल्चरिंग हो रहा है वो कैसा डीएनए है, N15 वाला डीएनए। कैसा डीएनए है, N15। इससे जो डीएनए एक्सट्रैक्ट हुआ कैसा डीएनए, N15, यानी कि मतलब ये हेवी डीएनए है। कैसा डीएनए है, ये हेवी डीएनए है। अब इसका फिर एक अलग कल्चर में जब हम ग्रो करवाएं तो वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे जो NH4Cl है वहाँ पे लाइट N14 है। नाइट्रोजन का जो है वो लाइट आइसोटॉप है, मतलब N14 है। तो अब इसका जो डीएनए होगा वो N14 होगा। अब ये डीएनए का क्या होगा, रेप्लिकेशन होगा। रेप्लिकेशन हुआ है ना। अब ये ई कोलाई, ये मीडियम में क्या है, ई कोलाई है। ई कोलाई जो है अब क्या करेगा, बाइनरी फिजन करेगा। बाइनरी फिजन जो करेगा 2 हो गया। अब आप सोचिए यहाँ पे जो पहले जो था वो जो इक्वल था उसमें N15 वाला आइसोटॉप था, और यहाँ पे जो आया फिर क्या हुआ, N14 मीडियम में उसका कल्चरिंग हुआ। N14 मीडियम में जो कल्चरिंग हुआ उसके बाद जो ये जो इकोलाई बना है ना फिजन के बाद, इसके फिर जब डीएनए को ऑब्जर्व किए मिशेल्सन एंड स्टॉल साहब तो पाए एक स्ट्रैंड तो हेवी है और दूसरा स्ट्रैंड क्या है, लाइट है। एक स्ट्रैंड तो हेवी है, दूसरा स्ट्रैंड क्या है, लाइट है। इन दोनों को तो इससे क्या पता चला बताइए, आधा तो पेरेंटल ही है, आधा तो क्या है, पेरेंटल ही है, पुराना ही है, ओल्ड स्ट्रैंड ही है, और आधा क्या आ गया, न्यू ऐड हो गया, जो न्यू कल्चर में इसका ग्रो करवाए थे। तो यहाँ से पता चला कि डीएनए जो होता है, डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है वो कैसा होता है बताइए, सेमी कंजर्वेटिव। कैसा होता है, सेमी कंजर्वेटिव। ओके, चलिए फिर आगे देखते हैं अब हम लोग। ये आपको ध्यान में रखना है, ये जो ई कोलाई होता है इसका सेल हर 20 मिनट के बाद क्या होता है, डिवाइड कर लेता है। तो ये जो है फर्स्ट जनरेशन, 20 मिनट के बाद सेकंड जनरेशन, फिर अगले 20 मिनट के बाद थर्ड जनरेशन, फिर अगले 20 मिनट के बाद फोर्थ जनरेशन। ठीक है, इस तरह करके। तो क्या है, हम कौन सा मीडियम लिए बताइए, N14 वाला मीडियम लिए। कैसा मीडियम लिए हैं, N14 वाला। अब देखिए ये जो डीएनए है ये हेवी डीएनए, कौन से मीडियम में कल्चरिंग करवा रहे हैं ई कोलाई का, N14 वाले मीडियम में। अब जो नया डीएनए बनेगा, अब ये क्या होगा, इसका रेप्लिकेशन होगा। इसका क्या होगा, रेप्लिकेशन होगा। अब 20 मिनट के बाद क्या हो जाएगा, 2 ई कोलाई हो जाएगा। कितना ई कोलाई हो जाएगा, 2 किलो का ई कोलाई, क्योंकि ई कोलाई में क्या फ्यूजन होता है, बाइनरी फ्यूजन होता है, बैक्टीरिया है। तो हर 20 मिनट के बाद इसका सेल डिवाइड कर जाएगा। अभी है एक सेल में ये डीएनए है, फिर 20 मिनट के बाद 2 सेल हो जाएगा, उसमें 2 डीएनए हो जाएगा। वो कैसा होगा ये समझने लायक चीज़ है। अब देखिए ये जो है एक तो पुराना स्टैंड ही रहेगा, ये 15 वाला है, एक तो 15 वाला ही रहेगा दोनों में। इसमें भी एक 15 वाला रहेगा, N15 है ना, ये 15 मतलब N15 है। तो लिख देते हैं N15। और दूसरा कौन से मीडियम में इसका कल्चरिंग करा रहे हैं, NH4Cl, मतलब ये जो नाइट्रोजन जो है ये 14 आइसोटॉप है ना, 40। ये जो नाइट्रोजन का आइसोटॉप उसका मास क्या है, 14 है, मतलब लाइट आइसोटॉप लिए हैं। तो दूसरा क्या, ये न्यू वाला आ जाएगा, ये कल्चरिंग वाला, ये जो हो जाएगा, एक हो जाएगा N15, एक हो जाएगा N14। फिर इसी तरह इसमें भी है ना, ये कितना हो जाएगा, N15 और N14। ये कितने मिनट के बाद, 20 मिनट के बाद। ये तो है फर्स्ट जनरेशन, ये कैसा हो गया, सेकेंड जनरेशन। इसको लिख दिए क्या, फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन के बाद इतना आ जाएगा है ना। अब सेकेंड जनरेशन के बाद, सेकेंड जनरेशन क्या बोल दें, या इसके आगे बोल दें 20 मिनट, या ऐसे हम लोग बोल देंगे 40 मिनट, क्योंकि इतना 20 मिनट, फिर सेकेंड जनरेशन के बाद कितना हो जाएगा, 40 मिनट। क्योंकि हर ई कोलाई जो होता है 20 मिनट के बाद अपना सेल क्या कर लेता है, डिवाइड कर लेता है। अब इसमें कितना डीएनए बनेगा बताइए, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि फ्यूजन होता है इसमें। अब 4 डीएनए बनेगा ना, कुछ इस तरह से बता देते, 1 2 और नीचे बना देते हैं यहाँ पे 3 4, इस तरह से 4 डीएनए बनेगा है ना। अब इसमें सोचिए
एक तो यही रहेगा सब में एक में रहेगा N15, जैसे एक इस ये सब क्या हो गया, अब ये सब ओल्ड हो गया, अब ये सब जो बना ये न्यू बना। सब में एक तो ओल्ड रहेगा, एक न्यू रहेगा। अब कौन सा मीडियम यहाँ पे चेंज नहीं किया, मतलब कौन सा मीडियम है, ये 14 आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन, ये मीडियम है। तो बताइए इसमें एक हो जाएगा N15 ये वाला, फिर दूसरे में ये रह जाएगा N14, फिर ये इसमें आ जाएगा N15, इसमें आ जाएगा N14। सब में एक एक ओल्ड आ गया और सब में एक एक क्या आ जाएगा, न्यू आ जाएगा। न्यू मीडियम कौन सा है, N14, सब में N14 लिख दिया, फिर N14 अलग कलर से लिखते तो ज़्यादा अच्छा रहता है ना, एक ही कलर है तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ सकते हैं आप लोग, है ना। तो अब आप बताइए इसमें जो है कितना हेवी डीएनए है, कितना लाइट डीएनए है, कितना हाइब्रिड डीएनए है ना, इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो अब कितना जनरेशन के बाद, सेकंड जनरेशन के बाद। अच्छा अगर थर्ड जनरेशन के बाद पूछता फिर क्या होता, कितना डीएनए बनता, 8 डीएनए बनता। 8 डीएनए में सब में एक एक रहता, ये जो दिख रहा है आपको ये अब ओल्ड हो जाता उसके लिए, किसके लिए, थर्ड जनरेशन के लिए 60 मिनट के बाद। तो उनमें से सब में से एक एक रहता और एक एक क्या आ जाता, फिर 14 आ जाता। तो इसमें आप बताइए आफ्टर सेकेंड जनरेशन टोटल लाइट डीएनए कितना बना। लाइट डीएनए मतलब दोनों ही स्ट्रैंड जो है डीएनए का N14 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, N14 देख लीजिए, एक तो ये है N14 और एक ये है N14। लाइट डीएनए कितना बना है, 2 डीएनए। इन 4 डीएनए में 2 क्या है, लाइट डीएनए। अच्छा हाइब्रिड डीएनए कितना बना, हाइब्रिड डीएनए किसको बोलेंगे बताइए, जिसमें एक हो N14 एक हो N15। ये रहा हाइब्रिड डीएनए, ये रहा हाइब्रिड डीएनए। तो 2 डीएनए कैसा बन जाएगा, हाइब्रिड डीएनए। अब 4 ही डीएनए तो बना, तो हेवी डीएनए कितना हो जाएगा, 0। हेवी डीएनए कितना हो जाएगा बताइए, 0, है ना। तो जनरली हम लोग को परसेंटेज पूछ लेते हैं, बताइए सेकेंड जनरेशन के बाद लाइट डीएनए का परसेंटेज बताइए। क्या परसेंटेज नहीं बता सकते हैं, परसेंटेज कैसे निकालें इसके बताइए। 2 × 100 अपॉन टोटल कितना डीएनए है, 4 डीएनए। इसको सॉल्व कर लिए 50%, या ऐसे भी सोच लिए टोटल 4 डीएनए है, 4 में से 2 डीएनए लाइट डीएनए है, 4 में से आधा लाइट है, आधा हेवी, आधा हाइब्रिड है। तो आधा मतलब क्या, 50%। तो 50% आपको लाइट डीएनए है और 50% आपको हाइब्रिड डीएनए है। और हेवी डीएनए कितना हो गया, 0, क्योंकि 50 100 + 0 = 100, टोटल परसेंटेज 100 होता है। ये चीज़ समझ में आया। चलिए इसी तरह क्वेश्चन आ जाता है, आप बताइए थर्ड जनरेशन के बाद, है ना, थर्ड जनरेशन के बाद बताइए कितना % लाइट डीएनए बनेगा, कितना % हाइब्रिड डीएनए बनेगा, कितना % हेवी डीएनए बनेगा, है ना। तो आप लोग इस तरह के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। चलिए अब जो हम लोग देखने वाले हैं ये देखेंगे हम लोग मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, है ना। ये जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है, आपको बताए थे स्टार्टिंग में 2 स्टेप होता है, 2 स्टेप से डीएनए रेप्लिकेट होता है। पहला स्टेप तो क्या होता है, अनवाइंडिंग। क्या होता है, अनवाइंडिंग। ये चीज़ बता चुके हैं स्टार्टिंग में। अच्छा अनवाइंडिंग को ही अनजिपिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनजिपिंग। अभी बताएंगे क्यों उसको अनजिपिंग बोलते हैं। अच्छा और दूसरा स्टेप में क्या बताए थे, फॉर्मेशन ऑफ न्यू चेन, फॉर्मेशन ऑफ न्यू चेन। तो हम लोग को अब मैकेनिज्म के थ्रू समझना है डीएनए कैसे रेप्लिकेट करता है। पहले हम लोग फर्स्ट स्टेप अच्छे से समझ लेंगे, फिर हम लोग सेकेंड स्टेप अच्छे से समझ लेंगे, फिर कंप्लीट हो जाएगा डीएनए रेप्लिकेशन। देखिए पहला जो स्टेप है अनजिपिंग या अनवाइंडिंग, इसमें क्या होता है, अब आप सोचिए डीएनए जो होता है वो डबल स्टैंडर्ड होता है। डीएनए कैसा स्टैंड होता है, डबल स्टैंडर्ड। डबल स्टैंडर्ड जो डीएनए जो होता है, एक स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए ज्वाइंड विथ अदर स्ट्रैंड ऑफ डीएनए विद द हेल्प ऑफ विच बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। अब आपको ये सोचिए इस तरह का कुछ बताए थे स्टार्टिंग में, मान लीजिए ये डीएनए, ये डीएनए डबल स्टैंडर्ड डीएनए है ना। अब ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ये स्टेप फर्स्ट जिसको बोलते हैं हम लोग को अनजिपिंग, अनजिपिंग या इसी को बोलते हैं अनवाइंडिंग। क्या बोलते हैं, एक ही वर्ड है, अनवाइंडिंग।
अनवाइंडिंग। इसमें क्या होता है, ये दोनों स्ट्रैंड क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। अच्छा आप सोचिए, ये जो दोनों स्ट्रैंड है ये हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। कौन से बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा है। ये सब हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड H बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो इसको सेपरेट करने के लिए ऐसे थोड़ी ना सेपरेट हो जाएगा, ये बॉन्ड से ऑलरेडी जुड़ा हुआ है दोनों स्ट्रैंड, और हमको क्या करना है, सेपरेट करके इस फॉर्म में लाना है। तो इस फॉर्म में सेपरेट करने के लिए कुछ एंजाइम काम करता है ना। वो एंजाइम क्या होता है, कौन सा एंजाइम होता है बताइए, लिखाएंगे, सब चीज़ को अच्छे से लिखाएंगे, सुन लीजिए सिर्फ। उसको बोलते हैं डीएनए हेलिकेज। क्या नाम होता है उसका, डीएनए हेलिकेज। डीएनए हेलिकेज का काम क्या होता है, इट ब्रेक्स दी हाइड्रोजन बॉन्ड, इट ब्रेक्स दी हाइड्रोजन बॉन्ड। अब आप सोचिए, मान लेते हैं ऐसे, आप एज्यूम कर सकते हैं जैसे रस्सी वगैरह होता है ना, इस तरह से एक दूसरे के ऊपर लिपटा हुआ, उसी तरह डीएनए भी एक दूसरे से क्या होता है, इस तरह से लिपटा हुआ रहता है, एंटी पैरेलल मोइटी में चलता है। तो अब क्या होता है, कहीं किसी हर एक पॉइंट से डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं हो जाता है, डीएनए के किसी पार्टिकुलर पॉइंट से डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। अब आप सोचिए, डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है वो जहाँ से स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं ओरी। क्या बोलते हैं, ORI, ओरी। और ORI का क्या मतलब हो गया, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ORI मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट हुआ उसको बोलेंगे ORI। ठीक है, अब मान लेते हैं किसी पॉइंट से, अब इसी डीएनए को मैं इस तरह से बनाता हूँ समझाने के लिए। ठीक है, ऐसे डीएनए, और इन ये किस किस बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ दोनों स्ट्रैंड है। अब मान लीजिए किसी पॉइंट, यहाँ पर से किसी पॉइंट से स्टार्ट हो गया डीएनए का रेप्लिकेशन, और डीएनए का जो रेप्लिकेशन अब क्या होगा, ये दोनों बॉन्ड को ब्रेक करेगा, क्योंकि इस फॉर्म में लाने के लिए बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तब तो सेपरेट होगा। और ये जो होता है दोनों तरफ होता है, किस तरफ होता है, दोनों तरफ। इधर भी होता है, जिस पॉइंट से स्टार्ट हुआ ओरी, जहाँ पे ओरी है उसके इस साइड भी डीएनए रेप्लिकेशन होगा, उसके इस साइड भी डीएनए रेप्लिकेशन, और काफ़ी बड़ा लेंथ होता है डीएनए का, पता है या नहीं, 2 मीटर है ना, 2.244 मीटर ये होता है डीएनए का लेंथ एक सेल में। ओके, चलिए, तो आप सोचिए इधर भी हो रहा है, इधर भी हो रहा है। इधर जब होता है, जब बॉन्ड ब्रेक करते हैं, जब बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो कुछ इस तरह से अलग होने लगता है, फिर आगे, फिर इस तरह से आगे, फिर इस तरह से रहता है डीएनए, है ना। तो यहाँ पे ये दोनों तरफ होता है, ये दोनों डायरेक्शन होता है, इसलिए इसको बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन इज बाई डायरेक्शनल प्रोसेस। डीएनए रेप्लिकेशन इज बाई डायरेक्शनल प्रोसेस। और ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करता है, कौन सा एंजाइम करता है, डीएनए हेलिकेज, है ना। जैसे ब्रेक कर करके आगे बढ़ते गया, ये सेपरेट होता जा रहा है। अब फिर से ये ना जुड़ जाए हाइड्रोजन बॉन्ड से, तो उसके लिए एक काम करता है एक प्रोटीन, उसको बोलते हैं SSB प्रोटीन। क्या बोलते हैं उसको बताइए, SSB प्रोटीन। SSB का क्या फुल फॉर्म होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, है ना। सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन क्या करता है, बोलिए, इट प्रिवेंट रिफॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना। ये फिर से हाइड्रोजन बॉन्ड का रिफॉर्मेशन ना हो उसको प्रिवेंट करता है। ठीक है, फिर अब आप ये सोचिए, इस तरह से ये बिल्कुल फैलते जा रहा है ना, अलग होते जा रहा है, सेपरेट होते जा रहा है, तो आगे कहीं जाके बहुत ज़्यादा क्वाइलिंग होने लगेगा। क्या होगा, बहुत ज़्यादा क्वाइलिंग होने लगेगा। वो क्वाइलिंग होने से क्या होगा, डीएनए रेप्लिकेशन और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, जल्दी से सेपरेट नहीं होगा। आप ऐसे सोचिए, एक रस्सी ले लीजिए, एक वायर ले लीजिए, उसको बीच से इस तरह सेपरेट कर दीजिए, दोनों तार को, दो तार होता है ना इस तरह से लिपटा हुआ, दोनों तारों को पकड़ के ऐसे खींच लीजिए, खींच लीजिए। आगे जो आप देखिएगा कुछ ज़्यादा क्वाइलिंग हो जाएगा, आगे क्या हो जाएगा, कुछ ज़्यादा क्वाइलिंग। यहाँ पे वायर हमको दिख नहीं रहा है सेपरेट, तो हम ले नहीं सकते हैं ना, वायर है लेकिन उसको लेंगे तो करंट लगेगा। तो चलिए समझ जाइए, थोड़ा इमेजिन कर सकते हैं आप लोग।
अगर आप वायर को ऐसे खींचिएगा, दोनों को दोनों ऊपर नीचे कीजिएगा, सेपरेट कीजिएगा, तो क्या होगा, ऐसे एज्यूम कर लिए दोनों वायर के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड है, वही दोनों स्ट्रैंड है डीएनए का, वो हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ दिया, अलग हो गया, तो आगे क्वेलिंग और ज़्यादा हो जाएगा, आगे जो घुरचा लगेगा वो कुछ ज़्यादा क्वेलिंग हो जाएगा, हाईली क्वेल्ड हो जाएगा, सुपर क्वेल्ड हो जाएगा। तो इस क्वेलिंग से डीएनए और कॉम्प्लेक्स होता है, उस क्वेलिंग को कम करता है, उस क्वेलिंग को हटाता है, कौन हटाता है बताइए, टोपोआइसोमेरेज। कौन सा एंजाइम, टोपोआइसोमेरेज। मेनली अनवाइंडिंग अनजिपिंग प्रोसेस में 3 एंजाइम का आपको नाम ध्यान में रखना है। पहला एंजाइम हेलिकेज, हेलिकेज में भी अगर डीएनए हेलिकेज बोलिए तो ज़्यादा बेहतर है। डीएनए हेलिकेज का काम होता है, इट ब्रेक्स दी हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन 2 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, 2 स्ट्रैंड के बीच जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसको ब्रेक करने का काम कौन करता है बताइए, डीएनए हेलिकेज। दूसरा एंजाइम एसएसबी प्रोटीन, एसएसबी प्रोटीन का क्या काम हुआ, देखिए डीएनए हेलिकेज क्या किया, 2 डीएनए स्ट्रैंड के बीच, देखिए इसको अभी डायग्राम के थ्रू अच्छे से समझाएंगे, सुन लीजिए पहले, है ना। 2 डीएनए स्ट्रैंड के बीच जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसको सेपरेट किया, उसको क्या किया, सेपरेट किया, कौन किया, डीएनए हेलिकेज, तोड़ा डीएनए हेलिकेज, वो हाइड्रोजन बॉन्ड फिर से ना जुड़ जाए, इसके लिए जिम्मेवार होता है एसएसबी प्रोटीन, है ना। एसएसबी प्रोटीन में क्या लिखेंगे, इट प्रिवेंट फर्दर फॉर रिफॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड का फिर से रिफॉर्मेशन ना हो, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, एसएसबी प्रोटीन। फिर एक एंजाइम होता है टोपोआइसोमेरेज, क्या होता है, टोपोआइसोमेरेज। टोपोआइसोमेरेज का काम होता है, इट प्रिवेंट सुपर क्वेलिंग, है ना, सुपर क्वेलिंग होने से कौन बचाता है, टोपोआइसोमेरेज। दूसरा भी बोल देंगे, वहाँ क्वेलिंग बहुत ज़्यादा होता है तो वहाँ पर टेंशन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, इट रिलीज टेंशन, है ना। कौन सा एंजाइम रिलीज टेंशन करता है, अनवाइंडिंग प्रोसेस में, अनजिपिंग प्रोसेस में, टोपोआइसोमेरेज। चलिए अब हम लोग पहले पहला स्टेप समझ लेते हैं, फिर दूसरे स्टेप की तरफ मूव करेंगे। चलिए ये सब समझने के लिए था, ये सब नोट मत कीजिए, कर लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है ना। स्टेप फर्स्ट, हेडिंग लगाइए मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, हेडिंग लगाइए मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। अतः इतना छोटा दिख रहा है क्या आप लोगों को, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कैमरा में, क्या इतना छोटा आप लोगों को दिख रहा है अच्छे से, हाँ बिल्कुल देख पा रहे हैं ना, देख सकते हैं, गुड, सही है। मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, और डीएनए रेप्लिकेशन का 2 स्टेप होता है, तो हम लोग फर्स्ट स्टेप पढ़ेंगे, स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट में होता है आपको अनवाइंडिंग प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस है, अनवाइंडिंग प्रोसेस, या इसी को बोल देते हैं हम लोग अनजिपिंग प्रोसेस। क्या बोलते हैं, अनजिपिंग प्रोसेस। अच्छा, जिप मतलब क्या होता है, चैन होता है, जैसे बैग वगैरह में चैन होता है ना। अब देखिए वो जो चैन जो होता है, अनजिपिंग मतलब उस चैन को ओपन करना, चैन को खोलना, है ना, उसी को बोलते हैं अनजिपिंग। जैसे आप ऐसे समझिए, एक बैग मुझे मिल गया यहाँ पे, ये कोई बैग है ना, ये बैग है, हम लोग क्या कर दिए, इसको जिपिंग करने का मतलब हुआ इस चैन को बिल्कुल, अभी क्या है, ये खुला हुआ, अब ये बैग क्या बिल्कुल खुला हुआ है ना, हम लोग इसको जिपिंग करने का मतलब हुआ इसको अच्छे से लगा दिए, ये जिपिंग प्रोसेस हुआ। तो ऐसे समझ सकते हैं आप, जब डीएनए का जो दोनों स्ट्रैंड होता है, दोनों के बीच में जब हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ जाए, वो पूरी तरह से जिपिंग हो जाता है, पूरी तरह से एक दूसरे से क्लोज आ जाता है। अब अनजिपिंग का मतलब हो गया इसको खोल देना, इसका हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर देना। अब क्या हो गया, दोनों स्ट्रैंड क्या हो गया, एक स्ट्रैंड ये, एक स्ट्रैंड, अब ये सेपरेट हो गया, अब ये अनजिपिंग हो गया, ये अनवाइंडिंग हो गया। तो यही चीज़ है ना, अनजिपिंग का मतलब क्या, जैसे चैन वगैरह होता है, चैन वगैरह को हम लोग ओपन करते हैं, उसी तरह डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को हम लोग सेपरेट करते हैं, सिंपल, इसलिए उसको अनजिपिंग प्रोसेस बोलते हैं। नाम एक ही है, अनवाइंडिंग अनजिपिंग एक ही बात है ना, कन्फ्यूज नहीं करना है। चलिए अब हम एक डीएनए का स्ट्रैंड बनाते हैं, डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है हमारा, ठीक है।
ये क्या है, डीएनए है। ये क्या है, एक डीएनए, इसको वर्टिकल बना है ना समझाने के लिए। अब देखिए, अब दो स्ट्रैंड जो डीएनए का है ये कुछ बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। कौन से बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, सबके कौन से बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ। इधर भी हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, है ना। पता है ए और टी के बीच 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, जी और सी के बीच 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ये सब चीज़ हम लोग पढ़े हुए हैं। नहीं पढ़े हैं तो आप इस चैनल पे भी वीडियो डाला हुआ है डीएनए का, डीएनए से रिलेटेड मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। चलिए देखिए, अब क्या होता है, कोई ऐसा पॉइंट जहाँ से डीएनए रेप्लिकेशन क्या हो, स्टार्ट हो। डीएनए रेप्लिकेशन क्या हो, स्टार्ट हो। तो हर एक पॉइंट से नहीं होता, कोई स्पेसिफिक पॉइंट से ही डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। उसी पॉइंट को क्या बोलते हैं, ओरी। क्या बोलते हैं, ओरी। मान लेते हैं यहाँ से कहीं से डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट हुआ, है ना। यहाँ से कहीं डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट हुआ। जहाँ से डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट हुआ तो इस पार्टिकुलर पॉइंट को क्या बोलेंगे, ओरी। क्या बोलेंगे यहाँ पे, इसको क्या बोलेंगे, ओ आर आई। ओ आर आई का क्या मतलब हुआ बताइए, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अच्छा, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या है, इट इज ए पॉइंट फ्रॉम वेयर डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट्स, है ना। वैसा पॉइंट डीएनए पे जहाँ से डीएनए रेप्लिकेशन की शुरुआत होती है उसी को क्या बोलते हैं, ओरी। चाहिए तो लिख लीजिए आप लोग, है ना। यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम है तो नीचे बहुत लिखना है। इट इज़ अ पॉइंट ऑन डीएनए, है ना। ओरी के आगे और लिख लीजिए, इट इज़ अ पॉइंट ऑन डीएनए वेयर या फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए स्टार्ट्स इज कॉल्ड ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। मतलब रेप्लिकेशन का वो ओरिजिन है, वहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट हुआ, उसी को क्या बोलते हैं, ओरी, ओ आर आई। चलिए, अब यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है ये एक एंजाइम है। ये क्या है, एक एंजाइम है। इस एंजाइम का नाम क्या होता है, डीएनए हेलिकेज। ये कौन सा एंजाइम है बोलिए। अच्छा, ये चल नहीं रहा ब्लैक, है ना, तो रेड से ही काम चलाना होगा। डीएनए हेलिकेज, डीएनए हेलिकेज। ये डीएनए हेलिकेज का काम क्या होता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करता है। ये क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करता है। इसके नीचे चाहिए तो यहाँ पे लिख भी लीजिए, इट ब्रेक्स हाइड्रोजन बॉन्ड, इट ब्रेक्स हाइड्रोजन बॉन्ड between two strands of DNA, between two strands of DNA। ओके, डीएनए के दोनों, डीएनए का जो 2 स्ट्रैंड वो किस बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन बॉन्ड से। इस हाइड्रोजन, अब डीएनए का दोनों स्ट्रैंड को सेपरेट करना है। सेपरेट करने के लिए सबसे पहले हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना होगा। तो हाइड्रोजन बॉन्ड को जो एंजाइम तोड़ता है उसका नाम क्या है, डीएनए हेलिकेज, है ना। अच्छा, इसमें एक आयन, है ना, ये जो डीएनए हेलिकेज होता है इसमें मैग्नीशियम आयन जो होता है ये कोफैक्टर की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है, कोफैक्टर की तरह। तो यहाँ पे लिख लीजिए, कभी कभी पूछ लेता है, मैग्नीशियम आयन Mg+2 एक्ट्स एज ए कोफैक्टर, है ना, फॉर डीएनए हेलिकेज, है ना। दूसरी चीज़, it is a main enzyme of DNA replication. It is a main enzyme for unwinding of DNA replication. एक पॉइंट और लिख लीजिए, it is main enzyme for unwinding process. अभी बताएं, अनबाइंडिंग प्रोसेस में और भी एंजाइम काम करता है। उनमें से सबसे मेन एंजाइम किसको बोलते हैं, मानते हैं हम लोग, डीएनए हेलिकेज को, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण काम इसी का होता है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करना। चलिए, अब आप सोचिए यहाँ से क्या कर रहा है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ रहा है डीएनए हेलिकेज, और दोनों डायरेक्शन में तोड़ता है। ऐसा नहीं सिर्फ एक ही तरफ होता, इधर भी और इधर भी। इसलिए बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन इज अ बाई डायरेक्शनल प्रोसेस। बाई डायरेक्शनल मतलब दोनों डायरेक्शन में, इधर भी इधर भी।
दोनों डायरेक्शन में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, इसलिए डीएनए रेप्लिकेशन इज ए बाई डायरेक्शनल प्रोसेस। अब आप सोचिए ये क्या होता है, सेपरेट होता जाता है, सेपरेट आगे बढ़ते जाता है, डीएनए हेलिकेज बढ़ते जाता है ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करते हुए, तो धीरे धीरे ये कैसा दिखने लगता है, कुछ ऐसा दिखने लगता है। है ना, क्या हो गया, अब धीरे धीरे क्या ये फ्लैंक करते जाता है ना डीएनए हेलिकेज। अब आप सोचिए, अब ऐसा ना हो कि ये आगे बढ़ते जाए फिर ये हाइड्रोजन बॉन्ड फिर जुड़ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो हाइड्रोजन दोनों स्ट्रैंड जो है वो डीएनए का वो सेपरेट नहीं हो पाएगा, ये डीएनए हेलिकेज ब्रेक कर करके आगे बढ़ते जाएगा, फिर ये इधर जुड़ जाएगा। तो ये ऐसा ना हो, इसके ऊपर कौन सा एंजाइम होता है, एसएसबी प्रोटीन, उसको क्या बोलते हैं बोलिए, एसएसबी प्रोटीन, है ना। इधर लिख लीजिए, ये क्या है बताइए, एसएसबी प्रोटीन, एक तरह का एंजाइम ही है, प्रोटीन सा एंजाइम ही होता है ना, एंजाइम जितना भी हो सब प्रोटीन एक्सेप्ट वन राइबोजाइम। ये जो एसएसबी प्रोटीन है, ये एसएसबी का क्या मतलब होता है ना, एसएसबी का यहाँ पे लिख लीजिए, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। एसएसबी मतलब एसएसबी प्रोटीन का क्या मतलब हो गया, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। इसका काम क्या होता है, इट प्रिवेंट रीफॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। इधर लिख लीजिए फंक्शन में, इट प्रिवेंट रीफॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, क्लियर है। चलिए अब आप सोचिए, ये बिल्कुल जब फैलते जाएगा तो आगे इधर क्वाइलिंग बढ़ता जाएगा, क्या होते जाएगा, इधर पूरा ज़्यादा क्वाइलिंग हो जाएगा, सुपर क्वाइलिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सुपर क्वाइलिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे जो एक एंजाइम काम करता है, इस सुपर क्वाइलिंग को नहीं होने देता है। अगर ज़्यादा सुपर क्वाइलिंग हो जाएगा तो मुश्किल हो जाएगा डीएनए रेप्लिकेशन, ये डीएनए हेलिकेज सही से ब्रेक नहीं कर पाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वाइलिंग है। अब बहुत ज़्यादा, अगर दो रस्सी में बहुत ज़्यादा घुर्चा लगा, उसको सेपरेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो उसी तरह यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया बताइए, सुपर क्वाइलिंग हो गया, सुपर क्वाइलिंग। तो अगर ये सुपर क्वाइलिंग ना हो, इसके लिए आता है टोपोआइसोमेरेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम बताइए, टोपोआइसोमेरेज एंजाइम। यहाँ पे लिख लीजिए टोपोआइसोमेरेज एंजाइम, टोपोआइसोमेरेज एंजाइम, टोपोआइसोमेरेज एंजाइम। इसका काम क्या होता है, इट प्रिवेंट सुपर क्वाइलिंग से बचाता है। जैसे जैसे सुपर, इसमें क्या करता है, कौन सा एंजाइम वर्क करता है, टोपोआइसोमेरेज। इधर टोपोआइसोमेरेज वर्क करता है। टोपोआइसोमेरेज का क्या होता है, ये सुपर क्वाइलिंग से नॉर्मल क्वाइलिंग बनाता है, कि जैसे ही सुपर क्वाइलिंग हो गया उसको नॉर्मल क्वाइलिंग कर देता है। ऐसा क्वाइलिंग, ये नॉर्मल क्वाइलिंग है। बहुत ज़्यादा क्वाइलिंग हो जाए तो उसको सुपर क्वाइलिंग बोलते हैं। वो सुपर क्वाइलिंग से नॉर्मल क्वाइलिंग में जो कन्वर्ट करता है वो कौन सा एंजाइम होता है, टोपोआइसोमेरेज, है ना। चलिए आराम आराम से बोले, इसका मतलब ये नहीं कि 3 वर्ड है, एक ही वर्ड है, टोपोआइसोमेरेज, है ना, टोपोआइसोमेरेज एंजाइम। चलिए तो मेनली हमको यहाँ पे लिख लीजिए, मेनली 3 enzymes are involved in स्टेप फर्स्ट, या लिख दें अनवाइंडिंग प्रोसेस, अनवाइंडिंग या इसी क्या बोलते हैं, अनजिपिंग प्रोसेस। मेनली कितना एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है अनवाइंडिंग प्रोसेस में, 3 एंजाइम। इसमें से पहला एंजाइम को क्या, कौन सा एंजाइम है, मेन एंजाइम है वो डीएनए हेलिकेज। इसको अच्छे से लिखिएगा ना,
डीएनए हेलिकेज में लिखिए इट ब्रेक्स दी हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या काम होता है डीएनए हेलिकेज का? हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करना। दूसरा एसएसबी प्रोटीन। एसएसबी प्रोटीन का क्या काम होता है बताइए? ये फिर से हाइड्रोजन बॉन्ड ना बन जाए इस चीज़ को बचाता है, मतलब इट प्रिवेंट रीफॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना, लिख लीजिए यहाँ पे, इट प्रिवेंट रीफॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, इट प्रिवेंट रीफॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। तीसरा क्या है? टोपो आइसोमेरेज, है ना। टोपो आइसोमेरेज क्या करता है? सुपर क्वेलिंग से बचाता है। क्या करता है? सुपर क्वेलिंग से बचाता है। तो तीसरा एंजाइम लिख लीजिए टोपो आइसोमेरेज। टोपो आइसोमेरेज में लिख लीजिए इट प्रिवेंट सुपर क्वेलिंग एंड ऑल्सो रिलीज टेंशन। है ना, जब बहुत ज़्यादा क्वेलिंग हो जाएगा तो वहाँ पे टेंशन ज़्यादा हो जाएगा, तो उस टेंशन को ख़त्म कौन करता है? टोपो आइसोमेरेज। वो जो सुपर क्वेलिंग से नॉर्मल क्वेलिंग जो होता है कौन करवाता है? टोपो आइसोमेरेज। यहाँ पे हम लोग ख़त्म कर रहे हैं स्टेप फर्स्ट जो होता है अनवाइंडिंग प्रोसेस, अनजिपिंग प्रोसेस, यहाँ पे पूरी तरह से अच्छी तरह से कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इसी मैकेनिज्म में दूसरा स्टेप जो पढ़े थे आपको, है ना, फॉर्मेशन ऑफ न्यू चेन। अब हेडिंग लगाइए स्टेप सेकेंड, है ना, ये स्टेप फर्स्ट था, अब लिखिए स्टेप सेकेंड में लिखिएगा क्या? फॉर्मेशन ऑफ न्यू चेन। इसको अच्छे से लिख लीजिए, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये तीनों एंजाइम के बारे में अक्सर आपके बोर्ड में तो अक्सर ये हेलिकेज के बारे में पूछता है, एसएसबी टोपो आइसोमेरेज के बारे में कम पूछते हैं, लेकिन जब आप किसी एग्ज़ाम का तैयारी कीजिएगा, नीट का हो गया या अदर एग्ज़ाम जैसे आईसीआर वगैरह हो गया, इन सब का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, अक्सर पूछा जाता है, क्योंकि इस चैप्टर में ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है डीएनए रेप्लिकेशन। इसको नज़रअंदाज आप नहीं कर सकते हैं। चलिए, तो फिर अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट क्या है? मतलब सेकंड स्टेप क्या है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू चेन। इसको पॉज कीजिए, अच्छे से नोट कर लीजिए, मैं साइड हो जा रहा हूँ, फिर हम लोग नेक्स्ट में आएंगे। चलिए, लिख चुके हैं आप लोग। फॉर्मेशन ऑफ न्यू चेन, स्टेप सेकेंड। मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन में क्या है? स्टेप सेकेंड कौन सा है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू चेन। अनवाइंडिंग में क्या किए हम लोग? दो स्ट्रैंड जो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए थे उसको सेपरेट कर लिए, वो दोनों स्ट्रैंड को अलग कर दिए हैं। अब क्या करेंगे? अब नया डीएनए बना लेंगे। यही तो रेप्लिकेशन है, डीएनए से डीएनए बनना रेप्लिकेशन है। और कैसा होता है ये? कैसा मोड होता है? सेमी कंजर्वेटिव मोड होता है, मतलब आधा ही ओल्ड रहेगा, आधा न्यू आएगा। आधा ओल्ड होने के लिए सब दोनों ही सेपरेट हो गया है, आधा फिर न्यू चेन से मिलके कंप्लीट डीएनए फिर से बन जाएगा, मतलब एक डीएनए से दो डीएनए बन जाएगा, दो डीएनए से चार डीएनए बन जाएगा। यही रेप्लिकेशन है डीएनए का। ओके, चलिए स्टेप सेकेंड में लिखिए फॉर्मेशन ऑफ न्यू चेन, है ना। स्टेप सेकेंड, पहला कौन सा स्टेप था? अनवाइंडिंग अनजिपिंग। दूसरा कौन सा स्टेप है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू चेन। इसमें पहले कुछ बात सुन लेते हैं ना, फिर लिखेंगे। देखिए, ये जो नया जो चेन बनता है ना डीएनए का, ये हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम के डायरेक्शन में होता है। किस में होता है? ऑलवेज, इट ऑलवेज अकर्स इन 5' टू 3', या इसी को पढ़ते हैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम। दूसरी बात,
It is a bidirectional process. It is a bidirectional process because DNA helicase acts on both side of DNA. बताए थे पहला स्टेप में DNA हेलिकेज दोनों साइड में लगता है, दोनों साइड में ही तोड़ते हुए आगे बढ़ता है। तो उसी तरह ये जो होता है आपको न्यू जो चैन बनता है, ये जो न्यू चैन बनता है ये आपको पहली बात 5 प्राइम टू 3 प्राइम बनता है हमेशा। दूसरी बात ये एक बाई डायरेक्शनल प्रोसेस है। एक ऐसा प्रोसेस है, एक बाई डायरेक्शनल प्रोसेस। वो क्यों बाई डायरेक्शनल प्रोसेस है कोई पूछ ले तो उसका रीजन देना है क्योंकि ये डीएनए हेलिकेज जो होता है ये दोनों डायरेक्शन में एक्ट करता है, दोनों ही डायरेक्शन में, इसलिए बोलते हैं बाई डायरेक्शनल, दो डायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल, है ना। चलिए तीसरा चीज़, मेन एंजाइम जो होता है जो फॉर्मेशन ऑफ न्यू चेन में हेल्प करता है उसको बोलते हैं डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। क्या नाम है उसका? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, या इसको हम लोग अच्छे से बोल सकते हैं मेन एंजाइम इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ न्यू चेन इज डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। चलिए नेक्स्ट बात, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज जो होता है प्रोकैरियोट में 3 तरह का होता है और यूकैरियोट में आपको 5 तरह का होता है। प्रोकैरियोट में कितने तरह का होता है? 3 तरह का। प्रोकैरियोट में वो 3 तरह का कौन कौन सा है? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, या इसी को हम लोग सिंपल में बोलते हैं डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। इन सब में मेन जो एंजाइम है वो है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, ठीक है। दूसरी बात, यूकैरियोट में जो होता है 5 तरह का डीएनए पॉलीमरेज और डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज होता है जो कि हमारे सिलेबस से बाहर की चीज़ है। 12th क्लास में आपको इसके बारे में कतई नहीं पढ़ना है। यूकैरियोट में कि 5 तरह का जो इतना ही ध्यान में रख लिए, यही बहुत बड़ी बात है। कभी नहीं पूछेगा कंपटीशन वगैरह में, मतलब कि कितना तरह का, बोर्ड वगैरह में तो पूछेगा ही नहीं, है ना। अब क्या है, अब नीट वगैरह भी बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड होता है और एनसीईआरटी में ये चीज़ नहीं लिखा हुआ है, क्लियर कर लीजिए, है ना। आप बस नॉलेज पर्पस के लिए कभी बाय द वे किसी एग्जाम में पूछ भी ला तो ज़्यादा इतना पूछ सकता है कि यूकैरियोट में जो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कितने तरह का होता है, कितने टाइप का होता है, तो जवाब देंगे कितना? 5 तरह का होता है। और क्या है, लेकिन इससे क्वेश्चन आता नहीं है, क्वेश्चन आता है इससे प्रोकैरियोट से। प्रोकैरियोट में जो 3 तरह का जो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज होता है, इनमें से सबसे मेन कौन सा है? डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, है ना। 3 तरह का कौन कौन सा? डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज सेकंड, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। इन तीनों में मेन कौन सा है? डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। चलिए इतना बात आपको ध्यान में रखना है। फॉर्मेशन ऑफ न्यू चेन में पहला पॉइंट लिखिए, इट अकर्स always in 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, या इसी को बोलते हैं 5 डैश टू 3 डैश, एक ही बात है। चलिए दूसरा पॉइंट लिखिए, इट इज अ फॉर्मेशन ऑफ न्यू चेन इज अ बाई डायरेक्शनल प्रोसेस। फॉर्मेशन ऑफ न्यू चेन या इट इज अ बाई डायरेक्शनल प्रोसेस, ऊपर तो लिख ही दिया एंडिंग, इट इज अ बाई डायरेक्शनल प्रोसेस। क्यों ये बाई डायरेक्शनल प्रोसेस है? क्यों बोलते हैं इसको बाई डायरेक्शनल प्रोसेस, है ना? बिकॉज डीएनए हेलिकेज एंजाइम, डीएनए हेलिकेज एंजाइम acts on both side, है ना, दोनों तरफ डीएनए हेलिकेज वर्क करता है। तीसरा पॉइंट, मेन एंजाइम इन्वॉल्व इन डीएनए रेप्लिकेशन इज डीएनए, है ना, मेन एंजाइम इन्वॉल्व इन, है ना, डीएनए रेप्लिकेशन में ये लिख दे, फॉर्मेशन ऑफ न्यू चेन लिखे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। मेन एंजाइम इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ न्यू चेन इज डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज।
ओके। मेन जो एंजाइम होता है जो न्यू चेन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है वो कौन सा एंजाइम होता है? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। अब फिर लिखिए, यहाँ पे तो लिख लिया थोड़ा सा, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज जो होता है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, ये जो होता है आपको प्रोकैरियोट में प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स में ये कितना होता है? 3 तरह का होता है, 3 टाइप्स, इट इज ऑफ 3 टाइप। और यूकैरियोट में क्या होता है? 5 टाइप्स। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, लिख लीजिए, नोट इन आवर सिलेबस। अब इसमें जो 3 तरह का होता है इसको लिखिए। पहला जो होता है वो होता है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, या हम लोग इसको सिंपली लिख देते हैं बुक में, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, ये भी सही है ना? सिंपल में लिखते हैं डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। दूसरा जो होता है वो होता है डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड, और तीसरा जो होता है वो हमारा होता है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। इन तीनों में मेन कौन सा है? डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, है ना? यहाँ पे स्टार लगा दीजिए, थोड़ा सा आगे और लिखा देंगे, है ना? डीएनए पॉलीमरेज थर्ड इज अ मेन एंजाइम, है ना, इन विच हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ न्यू चेन, है ना? या डीएनए पॉलीमरेज में जो मेन एंजाइम होता है वो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड वाला होता है। ठीक है, चलिए इसको अच्छे से पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए इसमें लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड इज द मेन एंजाइम फॉर डीएनए रेप्लिकेशन, है ना? ये जो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, इनमें से जो मेन एंजाइम होता है डीएनए रेप्लिकेशन के लिए तो कौन सा होता है? डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, है ना? अच्छा, क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि ये जो होता है ना, इन तीनों में सबसे लॉन्ग चेन बनाता है। इट फॉर्म्स लॉन्ग चेन ऑफ अ डीएनए। यहाँ चाहिए तो लिख लीजिए आगे, बिकॉज, क्यों ये मेन एंजाइम? बिकॉज इट फॉर्म्स लॉन्ग चेन ऑफ डीएनए, ओके। चलिए, अच्छा, ये डीएनए पॉलीमरेज का कुछ ड्रॉबैक है। क्या क्या है? कुछ ड्रॉबैक है। वो क्या ड्रॉबैक है इसको समझते हैं। देखिए, चाहे डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट हो, सेकेंड हो, थर्ड हो, है ना, ये तीनों ही चेन का फॉर्मेशन करता है, चेन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। लेकिन डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो होता है ये शॉर्ट चेन बनाता है, सब शॉर्ट चेन बनाने में हेल्प करता है। डीएनए पॉलीमरेज सेकंड जो होता है ये भी शॉर्ट चेन बनाने में हेल्प करता है। और डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जो होता है ये लॉन्ग चेन बनाने में हेल्प करता है। इसलिए इसको बोलते हैं मेन एंजाइम ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इज डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। चाहे डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट हो, सेकेंड हो, थर्ड हो, ये तीनों ही आपको डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं कर सकता है ना। दीज थ्री एंजाइम्स हैव, है ना, डू नॉट हैव कैपेसिटी टू स्टार्ट द रेप्लिकेशन, है ना। दीज थ्री एंजाइम्स
डू नॉट हैव कैपेसिटी टू स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन। तो फिर डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होता कैसे है ना। देखिए, इसके लिए हम लोग को ज़रूरत पड़ती है प्राइमेज का। किसका? प्राइमेज का। प्राइमेज मतलब आरएनए पॉलीमरेज। क्या है वो? आरएनए पॉलीमरेज है। तो इसमें क्या होता है, ये जो प्राइमेज होता है ये बनाता है, इट फॉर्म आरएनए प्राइमर। क्या फॉर्म करता है? आरएनए प्राइमर। मतलब आरएनए प्राइमर मतलब शॉर्ट चेन ऑफ आरएनए, है ना। तो यहाँ से क्या होता है, रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। एक बार रेप्लिकेशन स्टार्ट हो गया, फिर से ये जो एंजाइम होता है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, ये क्या हो जाता है, फिर अच्छे से काम करने लगता है। ये सिर्फ इसका ड्रॉबैक ये है कि ये रेप्लिकेशन को सिर्फ स्टार्ट नहीं कर सकता है। स्टार्ट करने के लिए हमको चाहिए क्या? प्राइमेज। क्या चाहिए? प्राइमेज या आरएनए पॉलीमरेज। ओके, चलिए देखिए, इसको लिख लीजिए यहाँ पे, ड्रॉबैक ऑफ डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। छोटा सा डिंग लगा लीजिए। ड्रॉबैक ऑफ डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। पॉलीमरेज एंजाइम क्या ड्रॉबैक था इसका ना, इसमें लिख लीजिए डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट हो या सेकेंड हो, डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड या फिर डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, है ना। ऑल दीज एंजाइम do not have capacity to start the process of DNA replication। तो डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट कौन करवाता है? प्राइमेज। कौन स्टार्ट करता है? प्राइमेज। प्राइमेज क्या है? एक आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, आरएनए पॉलीमरेज। ये क्या करवाता है? इट फॉर्म आरएनए प्राइम, मतलब शॉर्ट चेन ऑफ आरएनए। इट फॉर्म आरएनए प्राइमर, आरएनए प्राइमर, ये इसी के लिए शॉर्ट चेन ऑफ आरएनए। यहाँ से क्या हो जाता है, फिर रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है। इट हेल्प्स टू स्टार्ट डीएनए रेप्लिकेशन। ओके, समझ में आ गया है ना। तो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम हमको हेल्प करता है डीएनए रेप्लिकेशन में। एक बार आरएनए प्राइमर आ जाता है, उसके बाद डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है। फिर से ये तीनों एंजाइम जो है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये अच्छे से काम करने लगता है। ओके, इसको ध्यान में रखना, ड्रॉबैक क्या है डीएनए पॉलीमरेज का। अच्छा, रेप्लिकेशन प्रोसेस में एक चीज़ मिलेगा आपको, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड
न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, ये क्या है? ये इसका दो काम होता है। इसका क्या काम होता है? दो काम होता है। पहला चीज़, ये सबस्ट्रेट की तरह काम करता है फॉर एंजाइम, है ना, इट एक्ट्स एज अ सबस्ट्रेट फॉर एंजाइम। दूसरा चीज़ है ना, दूसरा काम होता है इसका, इट प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर पॉलीमराइजेशन, है ना। इसमें लिख लीजिए इसका दो काम, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। पहला क्या है? इट एक्ट्स एज अ सबस्ट्रेट फॉर इट एक्ट एज ए सबस्ट्रेट फॉर एंजाइम, है ना, इट एक्ट एज ए सबस्ट्रेट फॉर एंजाइम। दूसरा काम, इट प्रोवाइड एनर्जी, इट प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर पॉलीमराइजेशन, ठीक है। अच्छा, एक आप पढ़ेंगे रेप्लिकेशन फॉर्क, क्या एनसीईआरटी में डायग्राम भी बना हुआ है। रेप्लिकेशन फॉर्क ये है क्या, इसको अच्छे से समझ लेते हैं ना, इसको लिख लीजिए, फिर पूरा रेप्लिकेशन फॉर्क पढ़ेंगे और कुछ स्पेशल पॉइंट्स देख लेंगे रेप्लिकेशन का, फिर जाके क्या हो जाएगा, डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क, है ना। देखिए रेप्लिकेशन फॉर्क क्या है, ये जो होता है ना यहाँ पे इस तरह से डीएनए क्या हो रहा है, डीएनए बिल्कुल अब दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो रहा है। ये डीएनए क्या है, ये कौन सा एंजाइम है बताइए, ये हेलिकेज एंजाइम। कैसा एंजाइम, कौन सा एंजाइम है, डीएनए हेलिकेज। इधर लिख लेते हैं डीएनए हेलिकेज। इस फोर्क से डीएनए हेलिकेज क्या करता है, बॉन्ड को ब्रेक करके दोनों स्ट्रैंड को इस तरह से सेपरेट करता है। आपको बताए थे कि रेप्लिकेशन कोई भी पॉलीमरेज एंजाइम स्टार्ट नहीं कर सकता। हाँ, रेप्लिकेशन में हेल्प करता है लेकिन स्टार्ट नहीं कर सकता, यही तो इसका ड्रॉबैक था। तो उसके लिए क्या आता है, प्राइमर। वो क्या आता है, प्राइमर। अब देखिए रेप्लिकेशन हमेशा 5' to 3' होता है। किधर होता है, 5' to 3'। अब यहाँ पे आके प्राइमर ऐड हो गया। क्या हो गया, प्राइमर ऐड हो गया। ये क्या है, प्राइमर है यहाँ पे, प्राइमर ऐड हो गया। प्राइमर ऐड हो गया तो अब रेप्लिकेशन क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। वही चीज लिखा है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट कम एंड रिमूव्स द प्राइमर एंड मेक स्मॉल चेन एंड फिल द गैप एंड ज्वाइन बाय डीएनए लाइगेज। क्या होता है, जैसे ही प्राइमर स्टार्ट किया फिर डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट आता है, उस प्राइमर को हटा देता है, फिर क्या होता है, स्मॉल चेन बनाता है और गैप को फिल करता है। किसके, कौन से एंजाइम के द्वारा, डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज का काम होता है गैप को फिल करना, डीएनए को जोड़ना। फिर जाके यहाँ पे कौन सा स्ट्रैंड बनता है, लीडिंग स्ट्रैंड, है ना। ये क्या, ओल्ड स्ट्रैंड बोलते हैं या टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हैं। इसका डायरेक्शन है 3' to 5', है ना। तो ये क्या फॉर्म किया, लीडिंग स्ट्रैंड और कंटिन्यूअस स्ट्रैंड। कैसा स्ट्रैंड है ये, लीडिंग स्ट्रैंड और कंटिन्यूअस स्ट्रैंड। तो फिर क्या होता है, फिर इधर जो है यहाँ भी आरएनए पॉलीमरेज है, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड किया है। अब यहाँ ये वाला जो स्ट्रैंड है, ये वाला स्ट्रैंड आपको दिख रहा होगा, ओल्ड स्ट्रैंड। ये कैसा स्ट्रैंड है, ओल्ड स्ट्रैंड, या इसको टेम्पलेट स्ट्रैंड बोल दें। और उसके बाद ये क्या फॉर्म करता है, ये लैगिंग स्ट्रैंड। देखिए लैगिंग मतलब है टुकड़ा, ये लैगिंग स्ट्रैंड है या डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड है, या इसी का नाम होता है ओकाज़की फ्रैगमेंट। क्या नाम होता है बोलिए, ओकाज़की फ्रैगमेंट। अब देखिए लिखा है, फॉर्मेशन ऑफ लीडिंग स्ट्रैंड एंड लैगिंग स्ट्रैंड बाय डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। चाहे लीडिंग स्ट्रैंड की बात करें या लैगिंग स्ट्रैंड की बात करें, तो कौन सा एंजाइम हेल्प करता है इसको बनाने में, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। ओके, चलिए डायरेक्शन ऑफ लीडिंग स्ट्रैंड इज सेम एज दैट ऑफ फोर्क। ये रहा फोर्क का डायरेक्शन, ये किसका डायरेक्शन है, फोर्क का। ये है हमारा लीडिंग स्ट्रैंड का डायरेक्शन। ये कैसा है, लीडिंग स्ट्रैंड का डायरेक्शन। तो जो डायरेक्शन लीडिंग स्ट्रैंड का वही डायरेक्शन तो फोर्स का ही है, दोनों ही तो ऊपर है।
ये भी है लीडिंग स्ट्रैंड का डायरेक्शन और ये इधर है फोर्क का डायरेक्शन, तो दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। वाइल जबकि डायरेक्शन ऑफ लैगिंग स्ट्रैंड इज अपोजिट टू दी डायरेक्शन ऑफ फोर्क। देखिए फोर्क का डायरेक्शन ये है और ये रहा लैगिंग स्ट्रैंड, ये कैसा स्ट्रैंड, लैगिंग स्ट्रैंड का डायरेक्शन कुछ ऐसा है, तो अपोजिट है, तो इसलिए बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड का जो डायरेक्शन होता है वो फोर्क के डायरेक्शन में होता है और जो लैगिंग स्ट्रैंड का डायरेक्शन होता है वो फोर्क के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। चलिए अब इसको अच्छे से लिख लें, फिर हम लोग कुछ स्पेशल पॉइंट लिखा देते हैं डीएनए रेप्लिकेशन का। हेडिंग लगाइए सम स्पेशल पॉइंट्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। हम लोग मैकेनिज्म कंप्लीट कर चुके हैं अच्छे से, अब कुछ स्पेशल पॉइंट है ना, जो जो बात बोले हैं उनमें से कुछ नया भी होगा, कुछ हम बोल ही चुके हैं। हेडिंग लगाइए सम स्पेशल पॉइंट्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। अक्सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिल जाएगा इन्हीं सब पॉइंट से। पहला पॉइंट लिखिए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव एंड बाई डायरेक्शनल प्रोसेस। पहला पॉइंट, ये तो चल ही नहीं रहा, तो इसे लिख लेते हैं ना। रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव क्या होता है हम लोग समझ चुके हैं, सेमी कंजर्वेटिव एंड बाई डायरेक्शनल प्रोसेस। बाई डायरेक्शनल प्रोसेस दूसरा है ना। दूसरा पॉइंट लिख लीजिए इन इक्वलाई ड्यूरेशन ऑफ, इन इक्वलाई ड्यूरेशन ऑफ सेल है ना। देखिए इक्वलाई में सेल डिवीजन और डीएनए रेप्लिकेशन है ना। सेल डिवीजन का जो टाइम होता है, सेल डिवीजन, ड्यूरेशन ऑफ सेल डिवीजन इज 20 मिनट्स और ड्यूरेशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इज 18 मिनट्स। डीएनए अक्सर ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं, बच्चा गलती कर देते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन पूछते हैं और 20 मिनट लगा के आ जाते हैं। कितना होता है 18 मिनट। किसमें, इक्वलाई में। इक्वलाई में सेल डिवीजन का जो टाइम होता है वो होता है 20 मिनट्स और डीएनए रेप्लिकेशन करने के लिए कितना टाइम लगता है 18 मिनट्स। नेक्स्ट पॉइंट, द एवरेज रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन हैज़ टू बी अप्रोक्सीमेटली 200 बेस पेयर पर सेकेंड। इक्वलाई में, इन इक्वलाई लिख लीजिए, इन एक सब एनसीईआरटी का पॉइंट है ना। इन इक्वलाई द एवरेज रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन इज approximately 2000 बेस पेयर पर सेकेंड। कितना बेस पेयर एक सेट में पॉलीमराइज होता है 2000 बेस पेयर पर सेकेंड। इट मीन्स रेप्लिकेशन इज अ फास्ट एंड एक्यूरेट प्रोसेस। इट मीन्स, आगे लिख लीजिए, इट मीन्स काफ़ी फास्ट होता है, समझ रहे, एक सेकेंड में 2000 बेस पेयर पॉलीमराइज कर जाता है। इट मीन्स रेप्लिकेशन इज फास्ट एंड एक्यूरेट प्रोसेस। रेप्लिकेशन कैसा प्रोसेस है, फास्ट प्रोसेस है और आपको एक्यूरेट प्रोसेस है। ये सब एनसीईआरटी का पॉइंट है ना, इसको आपको ध्यान में रखना है। इक्वलाई का सेल कितने मिनट में डिवाइड करता है 20 मिनट। इक्वलाई का डीएनए कितने मिनट में रेप्लिकेट करता है 80 मिनट्स।
ई कोलाई में जो होता है पॉलीमराइजेशन का रेट क्या होता है 2000 बेस पेयर 2000 बेस पेयर पर सेकेंड। ओके, चलिए एक पॉइंट और लिख लीजिए 4th पॉइंट में, है ना। any failure in cell division, any failure in cell division after DNA replication, है ना, results into polyploidy, ये पॉलीपोलैरिटी क्या होता है, सेल डिवीजन नहीं हुआ, डीएनए रेप्लिकेशन तो हुआ, डीएनए रेप्लिकेशन हुआ, पहले क्या होगा डीएनए रेप्लिकेट होगा, हम लोग सेल साइकिल में पढ़े भी हैं, एस फेज में क्या हो जाता है डीएनए का रेप्लिकेट हो जाता है, फिर आपको इंटरफेज कंप्लीट होता है, फिर एम फेज होता है, फिर जाके साइटोकाइनेसिस होता है। तो डीएनए रेप्लिकेशन हुआ लेकिन सेल डिवीजन फेल हो गया, फेलियर इन सेल डिवीजन, तो उस कंडीशन को क्या बोल देते हैं पॉलीपोलैरिटी। पॉलीपोलैरिटी क्या होता है, फेलियर ऑफ सेल डिवीजन आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है लेकिन सेल डिवाइड नहीं कर रहा है, तो क्या हो जा रहा है पॉलीपोलैरिटी कंडीशन आ जा रहा है। चलिए ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट था डीएनए रेप्लिकेशन से रिलेटेड, इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो इसी के साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, डीएनए रेप्लिकेशन हम लोग पूरी तरह से अच्छे से पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग अगले वीडियो में कोई नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे इसी चैप्टर का, तब तक इस चैनल से जुड़े रहिए। ओके बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़ाई करें।